हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। फॉर गेटिंग माय फर्दर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम पढ़ रहे थे हमारा द लास्ट लेसन। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson and I shall give you." While I was wondering, जब कि मैं इतना हैरान था, पूरा क्लास का जो सिचुएशन थी, क्लास का जो इफ़ेक्ट था, उसको देख के मैं पूरी तरह से प्रभावित, उससे मैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर था पूरी क्लास का। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर से खड़ा हो उठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, और वही गंभीर अवस्था से और बड़े ही विनम्र टोन से, जेंटल टोन का मतलब बड़े ही विनम्रता से कहते हैं, जैसे कि वो अक्सर यूज़ किया करते थे, माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि यह मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। The order had come from Berlin to teach only German in school for Alsace and Lorraine. बर्लिन से यह आदेश आ गया है कि एल्सेस और लॉरेंस स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह है आपका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्या हो, बड़े ही ध्यान से सुने इसको। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, और ये वर्ड मेरे लिए कितने ज़्यादा थंडर क्लैप, यानी कि मेरे दिमाग को बिल्कुल झकझोर देने वाले थे। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल। वो कहते ओह द रैचेस, यानी कि यही वो बुरी बात थी या बुरी खबर थी जो कि उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगी थी, जिसको अन्य लोग देख रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन। एंड वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और जो कि क्योंकि मुझे तो अभी तक बिल्कुल मुश्किल से लिखना भी नहीं आता। हार्डली का मतलब मुश्किल से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे इसको यहीं पे ख़त्म भी करना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओ मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं सुना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार माई, मैं केवल किस चीज़ को देखता रहा, पक्षियों को अंडे सेते हुए, गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और सार पे स्लाइडिंग करते हुए देखता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नॉइसेंस अ वाइल अगो, मेरी जो किताबें कुछ टाइम के लिए मुझे क्या लगती थी, नॉइसेंस यानी कि मुसीबत लगती थी कुछ समय से पहले। सो हैवी टू कैरी, जिनको मुझे लेके जाना काफ़ी हैवी लगता था, भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर और संतों की जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, वो बहुत पुराने हो गए, आज मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और न ही एम हैमल को, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो आइडिया वो चला ही गया था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो जा रहे होंगे, उनके जाने का जो विचार है उससे को मैं दोबारा नहीं देख पाऊँगा। एम हैमल को मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जिस इन सब बातों ने मुझे हर चीज़ वो भुला दी, जैसे कि वो रूलर्स रखते थे, हाउ क्रैंकी ही वाज, और कैसा उनका चिड़चिड़ा बिहेव था। क्रैंकी होता चिड़चिड़ा। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, तो कहता पुअर मैन, अब एम हैमल पे उसको बड़ी सिंपैथी आ गई है कि यही इसी के ऑनर में, यानी कि इसी की ऑनर में वो आज लास्ट लेसन के ऑनर में ही फाइन संडे क्लॉथ पहन के आए। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं वो पीछे क्यों बैठे हैं, पिछले बेंचेस पे क्यों बैठे क्लासरूम में।
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको भी बड़ा ही बुरा लग रहा है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल में नहीं गए और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विसेज, यह उनका एक तरीका है हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का, जो कि उन्होंने पिछले 40 सालों से फेथफुल यानी कि बड़े ही पिछले 40 सालों से जो उन्होंने कर्तव्य परायणता से जो सर्विस दी है उसका वो थैंक कर रहे हैं, ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उसको वो अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और उस देश के लिए उन्होंने क्या दिखाई, अपनी रिस्पेक्ट दे रहे वो, यानी कि इज्जत दे रहे जिसको, जो कि देश उनका नहीं रहने वाला, क्योंकि अब तो एल्सेस लॉरेन, ये एल्सेस डिस्ट्रिक्ट की बात है, अब एल्सेस उनका अपना देश नहीं रहा, अब तो वो जर्मन में हो गया ना, इसलिए कह रहा है वो। While I was thinking of all this, जबकि मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया, It was my turn to recite, अब मेरा बारी थी वहाँ पे बोलने की। What would I not have given to be able to say, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, that dreadful rule of participle all through, और वही भयानक पार्टिसिपल के रूल, वेरी लाउड एंड क्लियर, जिनको मैंने बड़े ही ज़ोर से और सफाई से बोलना था, विदाउट वन मिस्टेक, बगैर कोई गलती किए, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया उसमें, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क को पकड़े रहा, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अब मुझे ऊपर देखने का भी साहस नहीं था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने बोला मुझे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, वो कहता है कि लिटिल फ्रेंड्स मैं आपको धमकाऊंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा फील हो चुका है होगा, ज़रूर तुम्हें ज़रूर बुरा फील हो गया है। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हुआ, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप को कहते रहते हैं, बे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टमोरो, इसको मैं कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देखो कि हम कहाँ पे आ गए हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्से, यही एल्से के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, और वो कल से क्या कर देगा, इसको बंद कर देगा, लर्निंग को, यानी कि फ्रेंच सीखने को ही वो बंद कर देगा। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यहाँ पे वही व्यक्ति जिनको अधिकार है यह कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप कैसे फ्रेंचमैन यानी कि फ्रांसीसी होने का ढोंग कर सकते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम न तो अपनी भाषा में बोल सकते हो न ही अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम ही इकलौते अकेले इतने बुरे लर्नर नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विच, हमें अपने खुद के ऊपर भी कोसना होगा, रिप्रोच का मतलब होता है कोसना, हमें खुद को भी कोसना होगा इसके लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रति इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और एट द मिल्स, वो तुम्हें प्रेफरेंस देते थे खेतों में काम करने की या मिल में काम करने की, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ और पैसे बन जाए, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरे को भी ब्लेम करना होगा इसके लिए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू योर लेसन, क्या मैंने कभी आपको मेरे फूलों में पानी देने के लिए भेजा बजाय पढ़ने के, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, या फिर जब मैं फिशिंग के लिए यानी कि मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था,
डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने कभी आपको छुट्टी वाले दिन भी भेजा? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक, एम हैमल went to talk of French language saying that it was the most beautiful language in the world। और फिर वो एक के बाद एक कहता रहा और कहने लगा कि यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये है संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, जो बिल्कुल सबसे क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी होगी और यह कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी कि जब भी लोग गुलाम बनते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तभी उनको अपनी लैंग्वेज को पकड़ना होगा। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि यही जो उनकी मदर टंग है, यही जो लैंग्वेज है उनकी, वही उनकी जेल का ताला बनेगी, यानी कि गुलामी से निकलने का ताला बनेगी। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर को ओपन किया और हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं इतना हैरान था कि मुझे कैसे वो लेसन इतने अच्छे से समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्स सो ईजी, जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल आसान लग रहा था। सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और अब तो मैं भी यह सोचने लगा था कि मैंने पहले इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी भी इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे एम हैमल हमें वो सारा ज्ञान देना चाहते थे जो अब यहाँ से जाने से पहले, जो जितना भी उनके पास, जितना वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू योर आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे कि सारा का सारा ज्ञान एक ही स्ट्रोक में हमारे दिमाग में वो डाल दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और फिर ग्रामर के बाद हमें लेसन लिखने के लिए बोला। दैट डे एम हैमल had put copy for us written in a beautiful round hand French essays. They looked like little flag floating everywhere in the school room, और वो ऐसे लग रहे थे जो किताबों के ऊपर राउंड में लिखा होता है ना, फ्रेंच एल्सेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारा जो छोटा फ्लैग है, यानी कि नेशनल फ्लैग झंडा है, वो चारों ओर क्लासरूम में तैर रहा हो। हैंग फ्रॉम द रोड एट टॉप टू आवर डेस्क, जो कि हमारे डेस्कों पे ऐसे लग रहा था जैसे कि चारों झंडा तैर रहा है। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, तुम्हें यह देखना चाहिए था कैसे कि वहाँ पे हर कोई इतनी शांति से बैठा हुआ था और कार्य कर रहा था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल आवाज़ जो आ रही थी वो आ रही थी पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैचिंग, यानी कि पेन के लिखने की। वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स वहाँ पे उड़ी, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, किसी ने भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और सब हर कोई अब कार्य कर रहा था अपने फिश हुक पे, जैसे कि किस पे, फ्रेंच के, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज पे। ऑन द रूफ द पिजियन कूड वेरी लो, और फिर छत के ऊपर जो पिजन्स पक्षी थे वो आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तभी मैंने अपने विचार लिया, अपने अंदर सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स पक्षी को भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और जब भी मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था तो मैं क्या देखता
कि एम हैमल वहाँ पे बिल्कुल बिना हिले डुले बिल्कुल गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, और वो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे। इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो अपने दिमाग में हर चीज़ को फिक्स करना चाहते थे स्कूल रूम का। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और वो सारी कल्पनाएं जो कि वो पिछले 40 सालों में यहाँ पे रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उसका गार्डन, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी जो जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे। इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहते थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस थे वो भी बिल्कुल साफ सुथरे थे। एंड द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो गार्डन में वॉलनट ट्री था वो भी काफ़ी लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, एंड ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइस अबाउट द विंडो टू रूफ, और जो होप वाइन जो उसने बेल लगाई थी वो भी दोगुनी हो गई है, वो भी ट्वाइन हो गई यानी कि दोगुनी हो गई है, विंडो रूफ पे लग गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब कैसे उसके दिल को तोड़ रहा होगा कि इन सब चीज़ों को उसको छोड़ के जाना होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउट पैकिंग एंड देयर ट्रंक्स, और वो बेचारा व्यक्ति क्या देख रहा है, उसकी बहन थी जो बाहर कमरे से वो क्या कर रही थी, उसके ट्रंक में उसके संदूक को क्या करती, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी फास्ट, लेकिन उसको हर लेसन को बड़ी तेज़ी से सुनना था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, और फिर लिखने के बाद हमने एक हिस्ट्री का लेसन कराया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बी बा बी बी बू बू, फिर उन्होंने अपनी चैंटिंग जैसे बच्चे बोलते हैं ना वो किया उन्होंने। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड ह्यूसर, और फिर उस कमरे के बैक में जो ओल्ड ह्यूसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, उसने अपने स्पेक्स यानी कि चश्मे लगाए हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, जिसने हाथ में अपनी रिकॉर्ड बुक लिए हुए था इन बोथ हैंड, स्पेल्ड द लेटर विद देम, और वो भी उन बच्चों के साथ लेटर को स्पेल कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ थी वो भी कांप रही थी, किससे, इमोशन से। एंड इट वाज सो फनी, यह काफ़ी फनी भी लग रहा था। टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कुछ कैसे मुझे वो आखिरी लेसन इतने अच्छे से याद हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी एकदम से चर्च में क्लॉक बजी, बैल बजी, 12 बज गए। देन द एंग्लस, फिर उसके बाद एंग्लस। एट द सेम टाइम सेम मोमेंट ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, और तभी उसी समय पे जो पर्शियन जो आर्मी थी उसका ट्रम्पेट यानी कि उनका जो बाजा था वो बजाते हुए आ रही थी हमारे विंडो के नीचे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, और एम हैमल वहीं पे बड़ा ही खड़ा होता है बड़े उदासी से। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उनको कभी भी इतने लंबे नहीं दिखाई देता। माई फ्रेंड सेड ही, और फिर वो कहता है कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ बात थी जिसने उसको रोक डाला, उसका गला भर आया। एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और जिससे कि वो आगे नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। एंड टुक ए पीस ऑफ चौक, और एक चौक लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और फिर उसने उसके ऊपर बियरिंग ऑन यानी कि कुछ लिखा अपनी पूरी ताकत से। एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उसने जितना भी बड़ा हो सका उतना बड़ा लिखा उसने। विवे ला फ्रांस ये लिखा उसने। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गया और उसने अपने सर को दीवार पे लगाया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्टर टू अस, और बगैर किसी शब्द के उसने हमारी ओर इशारा किया विद हिज हैंड। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, और कहता है कि स्कूल अब ख़त्म हो गया है और अब आप यहाँ से जा सकते हो।